हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे थर्मोडायनामिक्स के जो फर्स्ट लॉ है उससे कुछ बेसिक बातें आज हम करेंगे। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में हमने थर्मोडायनामिक्स का जो हमारा जीरोथ लॉ था वो हमने कर लिया था। आज हम करेंगे जो कुछ बेसिक बातें हैं फर्स्ट लॉ से पहले वो। ठीक है, इसमें तीन टॉपिक है, हीट है, एनर्जी है, वर्क है। ये तीनों एनर्जी के ही फॉर्म आपको लगे होंगे, लेकिन ये तीनों एनर्जी के फॉर्म होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इनमें कुछ डिफरेंस है। इसमें और इसमें और इसमें तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, वो मैं आज आपको बताऊंगा और वो आपको पहले आना चाहिए। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से पहले इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया जानकारी है। आप दैनिक जीवन में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दैनिक जीवन के कुछ ऐसे हमारे जो कार्य हैं उनसे संबंधित हैं ये तीनों चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा है वो हम पढ़ते हैं हीट क्या होता है। हीट को हिंदी में कहते हैं उष्मा। ठीक है, हीट यानी उष्मा। हीट क्या होती है, देखो ये तीनों ही एनर्जी के फॉर्म है। ठीक है, ये तो खुद एनर्जी है और हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, वर्क भी एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, सब एनर्जी के फॉर्म है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है वो देखिए। तो पहले हम देखते हैं हीट। तो देखो, हमने मान लीजिए दो टेम्परेचर वाली वस्तु ली, एक ये टेम्परेचर है, एक ये टेम्परेचर। ये टेम्परेचर मान लीजिए हाई है और ये लो है। ठीक है, जैसे ही हमने इन दोनों को पास में रखा तो हमने जीरोथ लॉ पढ़ा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो कहता है ताप का उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। यानी जैसे ही हमने इनको पास रखा तो इस वस्तु से ताप इस वस्तु में आ गया। किसके कारण आ गया? क्योंकि इनके ताप में अंतर था, यानी तापांतर के कारण ऊर्जा जो है वो इस वस्तु से इस वस्तु में आ गई। ऊर्जा जो है वो इस वस्तु से इस वस्तु में आ गई। किसके कारण? केवल और केवल टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण, यानी तापांतर के कारण इस वस्तु से ऊर्जा इस वस्तु में आ गई। तो जब तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसे हम कहते हैं उष्मा। ठीक है, जब तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो हम उस ऊर्जा को उष्मा कहते हैं। ये केवल उष्मा की डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे ही हम एनर्जी और वर्क की देखेंगे आपको इन तीनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, हीट को एक बार वापस से समझिएगा। मान लीजिए हमने ये एक बर्तन लिया और ये दूसरा पॉट लिया। ठीक है, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका लो है। जैसे हमने इन दोनों को पास रखेंगे इससे टेम्परेचर इसमें चला जाएगा, केवल और केवल किसके कारण? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि इनके ताप में अंतर है, इसी कारण इस वस्तु से ऊर्जा इसमें चली जाएगी। ठीक है, किसके कारण? तापांतर के कारण। इस वर्ड को यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं वर्क। ठीक है, पहले हम वर्क और एनर्जी में डिफरेंस करेंगे, फिर एनर्जी अपने आप अलग हो जाएगी। वर्क को कहते हैं हिंदी में कार्य। ठीक है, कार्य क्या होता है? अब यहाँ पर तो मान लीजिए हमें अपने हाथ गर्म करने हैं। ठीक है, हाथ गर्म करने हैं तो हम अपने हाथ को जैसे ही आग के पास या अंगीठी के पास ले जाएंगे तो उस अंगीठी में टेम्परेचर हाई है और हमारे हाथ का टेम्परेचर लो है, तो उससे टेम्परेचर हमारे हाथ की तरफ आएगा। तो वो किसके कारण हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस, यानी उसमें उष्मा आ रही है। लेकिन जैसे ही हमारे पास अंगीठी नहीं होती है तो हम अपने हाथों को ऐसे क्या करते हैं? घर्षित करते हैं। क्या करते हैं? घर्षित करते हैं तो भी गर्म होते हैं ना। यानी अब हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अब हम अपने हाथों पर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। पहले हमने केवल इसको ऐसे रखा तो एनर्जी अपने आप आ गई, लेकिन जैसे ही हम इनको ऐसे घर्षित करेंगे तो हम इन पर कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। यानी जैसे ही हम कार्य कर रहे हैं मतलब अब तापांतर का कोई रोल नहीं है। यानी जब बिना तापांतर के, यानी तापांतर की अनुपस्थिति में, ठीक है, जब तापांतर नहीं होता है तब जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे हम कहते हैं कार्य।
यहाँ पर अब कोई टेम्परेचर डिफरेंस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना, हम कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है, कार्य। क्या है, कार्य। अभी मैं बोल भी रहा हूँ मैं कार्य कर रहा हूँ, किसके कारण, ये तापांतर पे निर्भर नहीं कर रहा है, हम इस पे कार्य करके गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको अंतर समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर और इसमें, इस और इस परिभाषा में केवल इतना अंतर है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा के स्थानांतरण में तापांतर की कोई भूमिका नहीं होती है, या जब बिना तापांतर के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो हम उस ऊर्जा को कार्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जब बिना तापांतर के, जब बिना तापांतर के कारण, जब बिना तापांतर के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का है, दोनों ऊर्जा के रूप, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। अभी मेरी राइटिंग जो है वो थोड़ी खराब हो गई है। ठीक है, पहले अच्छी थी, 10th क्लास में अच्छी थी, लेकिन अब खराब हो गई है। ठीक है, एडजस्ट करना है, फिर पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो जब बिना तापांतर के, यानी तापांतर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, जब तापांतर की अनुपस्थिति में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो उसे कार्य कहते हैं। अब मैं आपको एक अच्छा सा जो है एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो हमें पानी गर्म करना है। ठीक है, तो पानी ठंडा है, तो एक तो उसके पास हमारे दो तरीके हैं। एक तो हम उस पानी को बर्तन में डाल करके बर्तन में अंगीठी के ऊपर रख देंगे, अंगीठी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगेगा, उससे उष्मा इधर आ जाएगी। उष्मा क्या आएगी, उष्मा इधर आएगी, यानी तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो वहां पर हमने पानी को कैसे गर्म किया, उष्मा के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, हमने जो एक मथनी होती है ना, मथनी जो मान लो आपकी मिक्सी होती है, मिक्सी के अंदर आप जैसे वाटर को डालोगे और फिर मिक्सी को चलाओगे, कुछ देर तक आप छोड़ दो उसको चला करके, वो पानी गर्म हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसमें हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, होगा ना गर्म। अब गर्म कैसे हो रहा है, उसके पास अंगीठी भी नहीं है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हम उस पर कार्य कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो उसकी हीट एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो, हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, यानी वो गर्म हो रहा है पानी। जैसे ही वो मथनी कार्य कर रही है, जो मिक्सी का जो ग्राइंडर है वो घूम रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कार्य कर रही है, कार्य करने के कारण वाटर गर्म हो रहा है। यानी अब वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस का कोई रोल नहीं है, अब वहां पर रोल किसका आ गया है, बिना तापांतर के। यानी अब टेम्परेचर डिफरेंस का कोई रोल नहीं है, अब वहां पर कार्य के द्वारा पानी को गर्म किया जा रहा है। कार्य और उष्मा में अंतर समझ में आया। अच्छा, दूसरा देखो, हाथ वाला बता दिया मैंने आपको। एक तो है हमने अंगीठी पे सीधा गर्म कर लिया, तब उसमें तापांतर के कारण आएगी। ठीक है, वो आ गई। दूसरा तरीका, हम इनको ऐसे घर्षित कर लेंगे, घर्षित करने पर हम कार्य करेंगे, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस का कोई रोल नहीं है, तो ये कार्य हो गया। ठीक है, तो हीट और वर्क में अंतर समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब अपना एक टॉपिक और है, वो और समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर एनर्जी की जगह इंटरनल एनर्जी लिख लेना, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, ये अपना तीसरा टॉपिक आज का, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हमने, मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगा, सिर्फ बोलूंगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक हमने ले लिया निकाय। ठीक है, इसमें ये बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु अणु है। ठीक है, ठीक है, और आंतरिक ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा का मतलब है कोई भी वस्तु जिसके अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, तो उन अणुओं या परमाणुओं से जो भी संबंधित ऊर्जा होती है वो उसके आंतरिक ऊर्जा कहलाते हैं। यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नहीं आएगी। ठीक है ना, वो आंतरिक में आएगी, जो बाहर की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है वो इसमें शामिल नहीं होगी। ये केवल और केवल उस निकाय के अणुओं और परमाणुओं से संबंधित होगी, केवल और केवल उसके परमाणुओं और अणुओं से संबंधित होगी, बाहर का इसमें कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो जिसके किसी भी निकाय के या किसी भी वस्तु के अणुओं या परमाणुओं से संबंधित ऊर्जा को हम
आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी निकाय की जो कुल आंतरिक ऊर्जा है वो उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा और उसकी आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ये होती है आंतरिक गतिज ऊर्जा और ये होती है आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होती है उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या रोल है, इन दोनों को हम कैसे अणुओं व परमाणुओं में, एटम्स और मोलिकुलर्स में कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिएगा। पहले हम देखते हैं आंतरिक गतिज ऊर्जा, या पहले आंतरिक स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका जरूरी है ज्ञान। ठीक है, बड़ा टॉपिक दे रखा है किताब के अंदर। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा हमने पढ़ लिया, अणु व परमाणु से संबंधित, और कुल आंतरिक ऊर्जा जो है उसकी गतिज ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग से बनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक स्थितिज ऊर्जा की। तो प्रत्येक वस्तु परमाणु अणु उससे मिलकर बनी होती है। 9वीं में पढ़ लिया, 10वीं में पढ़ लिया और 11वीं में भी अब आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में 11वीं की। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेगा। तो प्रत्येक निकाय अणु व परमाणु से बना होता है, और एक अणु जो है उसके चारों ओर एक अणु होता है, चारों ओर उसके परमाणु होते हैं। इस प्रकार चारों ओर उसके परमाणु होते हैं। ठीक है, ये एक स्थायी अवस्था में बंधे होते हैं, यानी इनको अब ऐसे कोई हिला नहीं आ सकता। इनको हिलाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, और हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है इसमें एनर्जी के रूप में आ जाता है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग छोड़ोगे तो वापस जाएगी, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य उसमें एनर्जी में आ जाता है और वो एनर्जी उसे वापस ले जाती है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम इसको खींचेंगे तो हमारे द्वारा किया गया जो वर्क है वो इसमें एनर्जी के रूप में जो है वो संचित हो जाएगा, और जैसे ही छोड़ेंगे तो वो वापस आएगा। यानी इस स्थायी अवस्था को तोड़ने के लिए हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क किस में चेंज हो जाएगा, वही वर्क चेंज हो जाएगा एनर्जी में, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी क्या कहते हैं, पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी। रिपीट विथ मी, पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, प्रत्येक अणु परमाणु चारों से परमाणु से घिरा होता है, उसकी स्थायी अवस्था को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य उसमें एनर्जी के रूप में जो है वो संचित हो जाता है, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, यानी काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की, ये यार इंक और खत्म हुई, इंक और डालेंगे, चलो कोई नहीं। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत सरल होती है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई निकाय है। ठीक है, कोई निकाय है। अब आपको पता है परमाणु और अणु जो है वो गति करते रहते हैं, किसी भी निकाय के अंदर जो है परमाणु और अणु गति करते रहते हैं ना। यहाँ पर हम दो फैक्ट पढ़ रहे हैं परमाणु और अणु के। ठीक है, एक में वो स्थायी अवस्था में और दूसरे में वो गतिशील अवस्था में। जब परमाणु और अणु एक दूसरे में तेजी से गति कर रही है, और यह गति स्थानांतरित गति हो सकती है, घूर्णन गति हो सकती है, कंपन गति हो सकती है, किसी भी प्रकार की कोई भी गति हो सकती है। लेकिन निकाय के अंदर अणु जो परमाणु जो गति करते रहते हैं, और इस गति के कारण जो उनमें ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। रिपीट विथ मी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी परमाणु अणु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब थोड़े से हम छोटे छोटे यहाँ पर फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का क्या डिफरेंस पड़ता है एनर्जी पर। ठीक है, आइडल गैस में जो एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है, उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो मिटो लेता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, तो फिर हम वो पढ़ेंगे फैक्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छे फैक्ट है, मिटो लेता हूँ मैं इसको। अब देखो, पहला हम फर्क देखते हैं आयतन का यानी वॉल्यूम का, दूसरा हम देखते हैं टेम्परेचर का। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं आइडल गैस का पूरा जो रोल है वो आइडल गैस का। ठीक है, वॉल्यूम का किसी गैस की एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है। देखो, वॉल्यूम बढ़ाने से किसी गैस की गतिज ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हम आयतन बढ़ाएंगे तो उस गैस के अणुओं को कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लो हमने किसी गैस में गैस भर दी और उसको हमने ढक दिया, अब हम उसको आयतन बढ़ा रहे हैं। आयतन बढ़ाने पर वो गैस फैलेगी मतलब एक अणु दूसरे अणु से दूर जा रहा है मतलब उन पर कार्य किया जा रहा है मतलब उनमें एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे
अणुओं की जो आयतन ऊर्जा है वो बढ़ेगी। ठीक है, आयतन ऊर्जा क्या, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा यानी यू पोटेंशियल बढ़ेगा जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पड़ता है आंतरिक ऊर्जा पर आयतन का फर्क। दूसरा पड़ता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का जो है आंतरिक स्थितिज ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, कैसे, आपने पानी लिया, पानी को आपने उबालोगे तो वो पानी तेजी से गति कर रहा है, इधर उधर गति कर रहे हैं, उसमें अणु इधर उधर भाग रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो नीचे से बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। आइडल गैस की अगर हम बात करें, सॉरी, तो आइडल गैस में देखो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। आइडल गैस में ऐसा माना जाता है कि जो अणु होते हैं उनके मध्य कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। ठीक है, परमाणु जो अणु होते हैं एकदम खुले होते हैं, और किसी भी आदर्श गैस की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा ही होती है, उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ठीक है, ऐसा माना जाता है। उनके मध्य जो है आप पढ़ेंगे मोलिकुलर जो है थ्योरी वो पढ़ेंगे जैसे ही आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो अणु होते हैं उनके मध्य जो है कोई भी आकर्षण बल नहीं होता, इसमें जो गतिज ऊर्जा ही होती है। तो जैसे ही आप किसी भी आंतरिक, किसी भी आदर्श गैस की, आइडल गैस के टेम्परेचर में आप ऐसे वृद्धि करोगे, ठीक है, बढ़ाओगे, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होती ही नहीं है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी आदर्श गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो शून्य हो सकती। ठीक है, ये फैक्ट आप लिख सकते हैं, रियल फैक्ट। ठीक है, और आइडल गैस में जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और यदि आइडल गैस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो आपका जो आइडल गैस की जो टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और केवल जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट मैं आपको बताने वाला था और ये तीनों टॉपिकों में मैंने आंसर आपको समझा दिए। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे की क्लास में हम करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है 11th 12th 10th 9th, कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा और जरूर बनाऊंगा। ठीक है।